मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं श्री हरीश रावत जी। वैसे तो उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही पुराने दिग्गज राजनीतिक खिलाड़ी हैं और हम सब उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं फिर भी देना चाहूँगी, उसका लोभ समरण नहीं मैं कर पा रही हूँ। हरीश जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 शब्द हैं आपके उसमें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरीश रावत जी जो है भारत के प्रमुख राजनीतिक के व्यक्तित्व हैं और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय चेहरा है। वे देश के राजनीतिक वर्ग में उच्च सम्मान पाते हैं। अपने 5 दशकों से अधिक लंबे राजनीतिक सफर के दौरान रावत जी ने पार्टी संगठन में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में जनता की सेवा की है और उनका यही व्यक्तित्व कृतित्व जो है उन्हें हम आज अपने बीच में पा रहे हैं, उन्हें आज हम बुला पाए हैं और उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी वो सहर्ष स्वीकृति दी और इसलिए हम लोग आज उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। हिमालयी क्षेत्र जिसे भगवान शिव का भी निवास माना जाता है, वे उनके प्रति विशेष लगाव भी रखते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में रावत जी ने कई नई नीतियाँ शुरू की जो उन लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को सुधारने में मदद करती हैं और उत्तराखंड के लोग उनसे आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। जो विकास की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर थे, उन लोगों को रावत जी की नीतियों नियमों से बहुत ही सहयोग और सहायता मिल रही है, जिससे वो आज भी लाभ पा रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में रावत जी ने उन जटिल मुद्दों को हल करने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया, जैसे विभिन्न नदियों को जोड़ने का मामला। विभिन्न नदियों को जोड़ने के बाद जब आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि गंगा वहाँ से बह रही है, यमुना वहाँ से बह रही है, सरस्वती वहाँ है, तीनों मिली प्रयाग में जाके, लेकिन उसके लिए एक भगीरथ प्रयास करने की ज़रूरत होती है, जिसका कि हमें रावत जी का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय है और हम सब उसके बारे में लिखते पढ़ते रहे हैं। पत्रकार के तौर पे हम लोग उसको छापते भी रहे हैं। एक ऐसा प्रमुख विवाद था जिसे पिछले कई सालों से कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था नदियों को जोड़ने का, जिसका कि इन्होंने श्रेय प्राप्त किया। अधिकांश राजनेताओं के विपरीत रावत जी ने उत्तराखंड के स्थानीय जो किसी भी राज्य की दालें, अनाज, प्राकृतिक संसाधन हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके संवर्धन, उनके विकास के लिए क्या किया जाए, उसके लिए जो पहल रावत जी के रहते हुए हुई है उत्तराखंड में, वो भी बहुत अपने आप में विस्मयकारी है और बहुत ही अद्भुत है। उसके लिए भी हम उनकी इस प्रतिबद्धता के लिए उन्हें बधाई देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वे उनके परिवार और उनके सभी सदस्य स्थानीय फसलों के लिए भी बहुत जी जान से कोशिश करते जुड़े रहे हैं और सामाजिक चेतना का जो विषय है उसके बारे में बहुत कार्य हमेशा आगे बढ़ के करते रहे हैं। इसीलिए शायद राजनीति में भी आने के बाद भी 5 दशक तक रहना है और आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं रावत जी से अनुरोध करूंगी, अध्यक्ष होने के नाते, मेरा नाम पारुल शर्मा, रावत जी मैं पुनः आपका स्वागत करती हूं कि आप प्लीज़ हमारे जो भी यहाँ पे पत्रकार साथी मौजूद हैं, जो मीडिया के और साथी भी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से भी आए हैं, सबसे मुखातिब हों और अपने मन की बात रखें। रावत जी, आपने और आपके ये आदेश दिया, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। नोएडा में भी एक प्रेस का कार्यक्रम था, वहाँ से यहाँ आने में उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दिल्ली की जो ट्रैफिक की सिचुएशन है कई जंक्शन पर, उसमें 15-20 मिनट का विलम्ब तो समय है और मुझे क्षमा करें विलम्ब के लिए। बाकी आप जो सवाल पूछे, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उसका अपनी समझ अनुसार उत्तर दे सकूँ। फ्लोर इज ओपन। जैसा कि रावत जी ने कहा कि फ्लोर इज ओपन, तो मतलब कि वो सहर्ष आप लोगों की जिज्ञासा के, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो हम सब लोग बातचीत के माध्यम से
अपने प्रश्न रखें और सब लोग अपना परिचय भी बताएं। और मेरी आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग अपना फ़ोन जो है वो वाइब्रेटर पे रख दें, क्योंकि एक तो रिकॉर्डिंग में उसमें दिक्कत होती है, दूसरा अगर फ़ोन बजता है तो बातचीत में भी व्यवधान पड़ता है। तो आप मतलब कि जो भी प्रश्न पूछना चाहें प्लीज़ हाथ खड़ा करें तो हम आपको माइक पहुंचाते हैं और आप अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी, अंजलि ओझा। सर, मेरा नाम अंजलि है, मैं पीटीआई से हूँ। सर, आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं पहला ही सवाल बहुत सीधा पूछूंगी। अभी जो यूसीसी लाया गया है उत्तराखंड में और अब केंद्र सरकार के उसी तर्ज पे बाकी देश में भी लाएंगे, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं उत्तराखंड में पीछे माइनॉरिटीज़ को लेकर के, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जी जी जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य का विषय नहीं है। ये अलग बात है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत ये किसी के ऊपर बंदिश नहीं है, मगर जब जो नाम है उसका वो अपने आप में इस बात को परिभाषित करता है कि पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। एक राज्य कोई कॉमन सिविल कोड बनाएगा किसी इशू पर, दूसरे राज्य के अंदर दूसरे तरीके की किसी चीज़ पर परिस्थिति हो सकती है, वो दूसरे प्रकार का बनाएगा, तो फिर जो कॉमन शब्द है वो अपने आप में नकार हो जाएगा और वो संविधान की भावना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि उस पर प्रहार, उस पर चोट। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने मैंने उस समय भी कहा कि बेगानी शादी में पुष्कर दीवाना। शादी होनी थी मोदी जी और अमित शाह जी की, और पुष्कर यूसीसी और बड़ा खर्चा कर दिया राज्य को। और इसलिए जब नियमावली जो कमेटी बनाई थी उसने जब सौंपी, उसके बाद से आज तक लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, वो रूल्स फ्रेम नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्थिति है वो अपने आप में इस बात को बताती है कि केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मुख्यमंत्री को टूल बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टूल बनाया। अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में कहा कि हमने उत्तराखंड में बनाया है, तो भाजपा के मेजर प्रॉमिसेस में से एक था, बुनियादी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए कि सवाल न पूछे जाए हमसे, और उन सवालों को डक करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड को बनाया। उत्तराखंड के बनी उससे कई विसंगतियां भी खड़े होने का डर है, लेकिन वो जब लागू होगा उसके बाद मैं उस पर कुछ कहूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये कॉमन सिविल कोड जो बनाया गया है, हमारे छोटे राज्य में भी कुछ सामाजिक समूह को उनको बाहर रखना पड़ा है, तो फिर कहाँ से कॉमन रह गया? तो ये है स्थिति। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। यदि किसी बात पूछे तो मैं कह सकता हूँ। वैसे इतना है कि उत्तराखंड में मुद्दों की बारिश हुई है, तो एज अपोजिशन हम उस बारिश में से कितना लपक सकते हैं, कितना इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमारी को बल पर है। अच्छा रावत जी, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी हुआ नहीं है, तो बहुत हो रहा है हिंदू मुस्लिम उत्तराखंड में, जब धामी आया है। मेरे कान जरा सा उससे बंद जैसे ऐसे। जी, आपने जब से धामी आया है, जब से हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। वहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, पहले नहीं था कभी। वहाँ के जो मुसलमान भी हैं वो हमसे ज़्यादा, हरीश रावत से ज़्यादा पहाड़ी।
बोली, भाषा, सब संस्कृति, सब चीज़ों को समझते हैं। अपने को उन्होंने उसके साथ जोड़ा। लेकिन भाजपा की मजबूरी है, और ये सभी राज्यों में, क्योंकि उनके पास कोई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, कोई उसका नैरेटिव वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक काल्पनिक भय लोगों के मन में खड़ा किया जा रहा है। अब ये थूक जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ गुस्सा है। थूक जिहाद क्या है? अब लव जिहाद कह दिया उत्तराखंड में। इससे हमारी महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुंची। देश भर में ये इंप्रेशन गया है, क्योंकि लव एक तरफा नहीं होता। बल्कि मैंने, मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैंने धीरे से उनके कान पकड़ने के भाव से उनसे कहा कि ये कह करके आप हमारी माता बहनों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका यही शब्द यूनिफॉर्म है नेशनली, तो इसलिए उसको जो है धामी जी ने भी उसको दोहरा दिया। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनकी शिक्षा को दोष दूंगा इसके। तो ये इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो चिंताजनक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार का अंग होता है डीएम, एसएसपी, एक तो सरकार के प्रतीक होते हैं जिले में। वो एक मस्जिद के विषय में कहते हैं ये वैध है, अनुमति लेकर के खरीद करके बनाई गई जमीन में है, जिसकी अनुमति दी गई है और जिसको वक्फ ने भी रेक्टिफाई किया है। लेकिन कुछ उत्साही जिनको आज मोहन भागवत जी को भी कहना पड़ा कि कुछ लोग जो है अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत जी को भी कहना पड़ा, सिखाए हुए पट्टे तो उन्हीं के हैं, लेकिन अब वो पट्टे उनके लिए सफल हो रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, और उसमें जो है खुद मंदिर छोड़ ही रहे हैं, ना खुद मस्जिद नहीं रहे, खुद तो भारत की बुनियाद रहे, देश के रूप में हमारी बुनियाद खुद रहे। तो उस खतरे को उन्होंने समझा है, उनको ये बात कहनी पड़ी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का ये उत्तराखंड में कोई सवाल तब में बहुत सौहार्द है, बल्कि उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागनाथ के साथ कलियर शरीफ और हेमकुंड साहब का नाम न लेता हो, क्योंकि ये सब हमारे गौरव के स्थान है, हमारे सम्मान के स्थान है। तो इसलिए वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। भाजपा की मजबूरी है, एक काल्पनिक भय। और आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं आपके माध्यम से 80% देश की जनता है, जिस धर्म के मानने वाले कैसे कैसे आक्रांताओं से नहीं डरे, नादिर शाह ने से नहीं डरे, जो वहाँ से यूनान से आया था, उससे सिकंदर से नहीं डरे, हूणों से नहीं डरे, शकों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, तब भी तो सनातन धर्म जिंदा रहा, खड़ा रहा, उनके के लिए चुनौती बन करके खड़ा रहा। आज उस धर्म के मानने वालों को उन लोगों से डराया जा रहा है, उन लोगों के नाम पर डराया जा रहा है जो लोग तीसरी चौथी पीढ़ी के नॉन सनातनी हैं, जिनके पूर्वज सनातनी थे, मेरे पूर्वजों की तरीके से, उनसे डराया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। और उस समय डराया जा रहा है जब 48 इंच की छाती वाला या 56 इंच है कितना है उसके वाले प्रधानमंत्री हैं, और उस समय डराया जा रहा है जब तीनों सेनाओं के चीफ हमारे कौन है, धर्मनीति में कौन है,
हमारी पुलिस फोर्स में कौन है, इंटेलिजेंस में कौन है। आप देखिए इतने सारे प्रोटेक्शन और संविधान का प्रोटेक्शन होने के बावजूद जो है मेजॉरिटी को डराया जा रहा है माइनॉरिटी के नाम पर। तो ये एक समाज के अंदर एक कायराना भाव पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वोट के लिए, मैं आई कंडेम दिस। तो मतलब इसी से मतलब जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल है, सर्वेश ने जो पूछा और उसके पहले जो अंजलि ने पूछा कि कांग्रेस इसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। देखिए कांग्रेस से आप यदि मानव कल्याण की बात पूछिए, आर्थिक विकास की बात पूछिए, देश की सीमाओं की रक्षा कैसे की जाए, दुनिया में शांति कैसे हो, सहिष्णुता कैसे हो। अब महात्मा गांधी हमको ऐसे विषय सिखा करके गए, हमको ये घृणा नफरत वाला विषय तो सिखाया नहीं उन्होंने, ये बांटने वाला विषय तो सिखाया नहीं, हमको तो जोड़ने वाला विषय सिखाया। अब वो हमारे टीचर को मालूम ही नहीं था तो हम भी नहीं सीख पाए। तो इसलिए कांग्रेस जो है, हम एक ऐसे इशू पर ये सारा चुनाव हो रहा है। मैं एक बात मानता हूँ कि 2014 देश की जनता ने वोट जो है गुजरात मॉडल के नाम पर दिया। उनको लगा इकोनॉमिक विकास का कोई दूसरा मॉडल है जो हर खाते में 15 लाख देगा, जो 2 करोड़ हर साल नौकरियां देगा, जो किसानों की आमदनी दुगनी कर देगा, जो काले धन को वापस लाएगा। तो उसको उस गुजरात मॉडल की उन्होंने झांकी के रूप में उसको देखा, तो लोगों ने उस मॉडल को वोट दिया। लेकिन 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो तो सब हिंदू मुसलमान हेट्रेड के आधार पर हुए, सांप्रदायिक बैरनेस के आधार पर हुए। तो ये अस्त्र जो है हमारे कांग्रेस रूपी अर्जुन को, इस अस्त्र की शिक्षा महात्मा गांधी रूपी द्रोणाचार्य ने दी ही नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे, लेकिन समय इसका तोड़ निकालेगा, क्योंकि ये अस्त्र जो है धीरे धीरे निष्प्रभावी होगा। क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं, जिस दिन भारत के लोग अपने इशू पर, अपने सवाल पर वोट करने लग जाए, अभी तो अपने सवाल पर वोट नहीं कर रहे, जिस दिन अपने सवाल पर वोट करेंगे उस दिन हमारे लिए सवेरा। और हमको सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है और उसको जितना मजबूत कर सके मजबूत करना है, क्योंकि अपोजिशन के रूप में ये हमारा कर्तव्य है टू अपोज द गवर्नमेंट। प्रॉपरली हमको इश्यूज पर अपोज करना चाहिए और अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करनी चाहिए कि दूसरों को लगे कि वी कैन डिपोज देम, ताकि लोग हमारी तरफ आए, तो हम उस काम पर लगे। लेकिन उत्तराखंड में जो कांग्रेस हारी है, लगता नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है? कई सारे अच्छे कांग्रेसी निकल गए, भाजपा में शामिल हो गए। उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। जिसके पास केवल शादी नहीं है, सांप, बिच्छू, नेवले, शेर, भालू सब हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और है? तो वो एक उत्तराखंडी में क्यों कई जगह शामिल हो गए, शामिल हो रहे, और लोगों को लग रहा है कि पहले माल बनाओ, फिर ऐसी जगह चले जाओ, ऐसी वॉशिंग मशीन में चले जाओ जहाँ से आप बिल्कुल साफ धुल धाल करके आ जाते हैं, जैसे अजीत पवार आ गए, दूसरे लोग आ गए। तो हमारे उत्तराखंड में भी जो महाराष्ट्र में हुआ या दूसरी जगह हुआ, वो कलाकार हमारे वहाँ भी है। कोई सिद्धांत के आधार पर कोई भाजपा में नहीं जा रहा है, लेकिन अब भाजपा के अंदर से आवाज उठ रही है कि ये अति होगी, क्योंकि वो जो उनकी शिक्षा थी, ये कुछ जो इधर उधर के स्कूलों के चले जा रहे हैं, तो उनको अब भाजपा को लग रहा है कि हम भाजपा रहेंगे भी नहीं रहेंगे, तो ये उनको अपने अस्तित्व का ख्याल करना है। हम लोग देखेंगे। और रहा गुटबाजी का उत्तराखंड में या दूसरे का, ये प्रचार है और भाजपा नियंत्रित
मीडिया के एक सेक्शन का प्रचार है जो धीरे धीरे ज़्यादा फैल गया है। बाकी हमारे पास व्यक्तित्व हैं, अलग अलग सक्षम व्यक्तित्व हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए कैपेबल लोग हैं। तो एक अच्छी जमात हमारे पास कैपेबल लोगों की है और मैं समझता हूँ कि वो हमारी ताकत है और हमारी ताकत नहीं है, उत्तराखंड की भी ताकत है। इसलिए हमारी गुटबाजी तथाकथित गुटबाजी से मैं चिंतित हूँ और मैं समझता हूँ कांग्रेस के शुभचिंतकों को भी उससे चिंतित नहीं है और विल मैनेज। हम ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बीजेपी के मुख्यमंत्री थे आप 2017 में अध्यक्ष थे मेल काउंटर नो नहीं, हमारी उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो हमारे मित्र हैं, हमारे फैकल्टी के लोग हैं और हमारे सम्मानित सदस्य गेस्ट के तौर पे आए हैं तो वो भी प्रश्न पूछ सकते सर, हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि 2017 में जब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय लैंड एक्ट में वहाँ पर जो सीलिंग थी 12.5 एकड़ में, वो 28-30 उद्योगों के नाम पे, छोटे उद्योगों के नाम पे वो हटा दी गई। तो आज उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर ये शिकायत है, ऐसा सुना जा रहा है कि जमीनें बहुत बड़े पैमाने पर आउटसाइडर्स खरीद रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा रिच भी हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का आधे से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो बहुत तेजी से बिक रही हैं वहाँ पर। लोगों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है, इसीलिए भू कानून की बात निकल रही है कि देयर शुड बी ए क्रेडिबल कॉन्क्रीट लैंड एक्ट इन उत्तराखंड, ताकि वहाँ के लोगों की ज़मीन जो है वो सीमित दायरे में वहाँ के लोगों को मिल सके और बाहर वालों के लिए वो बैन हो। बाहर से मेरा ये मतलब नहीं कि हम भी डिस्क्रिमिनेट द आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खरीदी जा रही है, जैसे बहुत बड़े बड़े चक्स खरीदे जा रहे हैं, ब्लैक मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड देयर एंड बड़ी बड़ी जमीनें ली जा रही है और हमारी जो डेमोग्राफी है वहाँ की उसको इम्पैक्ट किया जा रहा है एडवर्सली। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि आज इस चीज़ से परेशान होकर के एक नई मांग उठी है, परसों जंतर मंतर में धरना भी है, प्रोटेस्ट भी है, कि वो शेड्यूल 5 की बात हो रही है बहुत तेजी से। एक तरफ भू कानून भी नहीं बन रहा है, शेड्यूल 5 की बात भी हो रही है और पहाड़ में जमीन बड़े पैमाने पर बिक रही है। तो एज ए एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते कांग्रेस की इस दिशा में क्या पॉलिसी रहेगी और वो कितना जबरदस्त तरीके से इस सरकार पे दबाव डालेंगे, क्योंकि आम जनता की मांग है। देखिए, मैं जो साथी इस समय भू कानून बने इसको लेकर के मुखर है, उनकी व्यग्रता और उनकी भावना को समझता हूँ और उसके साथ हूँ। और सत्यता यह है कि 2018 में जब उत्तराखंड भाजपा के प्रति मंत्रमुग्ध था, 57 के बहुमत वाली सरकार थी, तो उस समय केवल 2 रावतों ने विरोध किया था। एक रावत मनोज रावत विधायक थे जिन्होंने सदन में विरोध किया था और दूसरा रावत हरीश रावत था जिसने सदन के बाहर विरोध किया था। पॉलिटिकल ये गलत संशोधन आया है और हिस्ट्री ये है कि हम पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता, कई ऐसी विशेषताएं हैं हमारे क्षेत्रों में जो हमारी धरोहर नहीं है, पूरी मानवता की धरोहर है और पूरे देश की धरोहर है। हमारी जो ये विविधताएं हैं, जैव विविधता आदि आध्यात्मिक से लेकर के पौराणिक काल से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक है। तो हमने एक मॉडल ढूंढा हिमाचल में अपने यहाँ कानून बनाया कि कोई व्यक्ति बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। हमने अपने घोषणा पत्र में 2002 में उसको रखा और 2004 में अपनी पार्टी को बड़ी मुश्किल से परसुएट करवा करके हम एक ऑर्डर करवा पाए और वो भी एक कंप्रोमाइज का तौर पर। हम चाहते थे 250 मीटर खरीदने की अनुमति हो केवल, बाहर का व्यक्ति को आकर के घर बना ले। हम चाहते हैं घर बनाए और स्वागत हो उनका, लेकिन फिर ये हुआ नहीं। भाई 250 कम है, 500 करो उसको। तो
पार्टी में कंप्रोमाइज हुआ और उसको 500 किया गया। बल्कि जो 500 के पहले न हो के थे विजय वर्मा जी, सतपाल जी आदि, हमने उनके साथ एक कंप्रोमाइज हुआ हमारे बीच में और 500 देन गवर्नमेंट चेंज के बाद खंडूरी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत हो गया है, इसको फिर 250 करो, फिर 250 किया गया। लेकिन 2018 में तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक महापाप किया, जिस महापाप का दंड आज सारे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। ज़मीनें जितनी जो निधियाँ हो सकती थी वो तो बिक गई, और खरीदने वाले लोग कोई ऐसा नहीं कि वहाँ रहने जाना चाहते हैं, सब उसको रिजॉर्ट बना रहे हैं, कमर्शियल रिजॉर्ट बना रहे हैं। हालत ये है आज जो है, आप ऋषिकेश से लेकर के पौड़ियाला तक चले जाइए, सारी गंगा खत्म हो गई। मगर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए वो सब चीज़ें हो रही हैं जिन चीज़ों से वहाँ का इन्वायरमेंट, परिवेश खत्म हो। और ये वही नहीं हो रहा, आप रामनगर से चले जाइए महान ऊपर की तरफ, सब जो है एक समय आएगा जब जंगली जानवर वहाँ से वो हल्ले गुल्ले से लाउड स्पीकर लग रहे हैं, बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, भाग खड़े होंगे। वहाँ पहले वहाँ टेलीविज़न लगाने की अनुमति नहीं दी थी हमने, जिन लोगों ने वहाँ पर होटल्स इत्यादि रिजॉर्ट्स बनाए, हमारे वहाँ रेस्ट्रिक्शन था कि वो टेलीविज़न नहीं कर सकते ताकि आवाज़ें नहीं हो जाए, शोर। और आज वहाँ डीजे बज रहे हैं, लाउड स्पीकर्स लग रहे हैं, सब चीज़ों की खुली इजाज़त दे दी गई है। और उससे क्या हो रहा है, ये जो हमारे धरोहर स्थल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गाँव के ऊपर, गाँव में ऐसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं जिन रिजॉर्ट्स में कौन आ रहा है, ओपन बार, ओपन घर, सब चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ की संस्कृति खत्म है, मिट्टी नहीं जा रही है लेकिन ये आपकी संस्कृति भी जा रही है, आपकी पहचान है, विशेषताएं जा रही हैं। और जितनी जल्दी अब हामी जी कह तो रहे हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव कानून ला रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उनसे बड़ी देर कर रहे हो मियाँ, हम तो मर जाएंगे तुम्हारे आते आते जो है। दादा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि राहुल और प्रियंका जी के संसद में आने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव की स्थिति आप देखते हैं, और कांग्रेस को अपने रिवाइवल के लिए क्या उम्मीद नजर आती है? संसद में लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, भारतीयता की लड़ाई और प्रखर होगी, महिला अधिकारों की लड़ाई, गरीब के अधिकार की लड़ाई और ज़्यादा। राम के साथ यदि लक्ष्मण खड़ा हो जाए तो युद्ध बदल जाता है। तो राहुल के साथ प्रियंका जी का लोकसभा में होना और खड़गे जी, द्रोणाचार्य जी रूप में वहाँ उपस्थित हों और एक तरफ हों, तो उसके बाद मैं समझता हूँ लोकतंत्र और प्रभावी होगा और अच्छा होगा। और दिखाई दे रहा है और सरकार घबराई हुई है, इसलिए अपने वो तो गनीमत रही, उन्होंने अपने सदस्यों को केवल बेहोश करके वहाँ ले गए। पता नहीं आप लोगों की नज़रें पड़ गई होंगी, इसलिए खाली बेहोशी किया और कुछ नहीं किया। हम तो डरे हुए थे कहीं कुछ ऐसा ना हो किसी का हार्ट वार्ट बैठ जाए। ये कुछ हो रहा है सबके सामने है। और हम तो एक ही बात कह रहे हैं, भाई वो CCTV फुटेज होंगी वहाँ, तो उसको जारी क्यों नहीं करते? स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब हिम्मत करें, उनको जारी करें। यदि देश को जानने का पूरा हक है कि लीडर अपोजिशन क्या किसी को कुश्ती लड़ने थोड़ी जा रहा, यह है देखने का हक है। लेकिन आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, जिसको हमारे साथी गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन मैं गोदी शब्द तो नहीं
नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक इन्फ्लुएंस मीडिया या जो दबा हुआ मीडिया है, वो मीडिया जो है कल से परसों से वो दिखाने में लगा हुआ है कि राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। असली तो अडानी को बचाना है। जो बेहोश लोगों को दिखा रहे हैं, और बेहोश आदमी ठीक है, वो तो धन्य हो। मीडिया के एक सेक्शन को मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्होंने राहुल गांधी जी को, वो प्रताप सारंगी जी को देखने वो जा रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके कुशल से वो नीचे गिर गए थे, उनके कुशल पूछने के लिए गए। और भाजपा वालों ने हमारे 82 साल की योद्धा को नीचे गिरा दिया धक्का मार करके, उससे पूछने कोई भाजपा ही नहीं गया। जबकि प्रधानमंत्री को स्वयं कहना चाहता कर किताब एक बड़ी गलती हुई हमारे साथियों से, मैं उनको डांटूंगा, उनको चोट तो नहीं लगी। ये कांग्रेस के उनके कल्चर में अंतर है। इसलिए प्रियंका जी के आने से जो आपका मूल सवाल है, वो मेरा उत्तर ये है कि राम के साथ लक्ष्मण जी जो होंगे वो जीत, मैं अपनी जीत नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की लोगों की जीत निश्चित। रावत जी, आप एक वेटरन पार्लियामेंटेरियन भी हैं। अभी राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ ऑपोजिशन ने इम्पीचमेंट मोशन दिया था और लगातार ऑपोजिशन के सांसद कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप जब देखते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, तो आपको आपके क्या रिफ्लेक्शन है उसके? देखिए, संविधान निर्माताओं ने ये खिड़की खुली रखी, खोल के रखी, चाहे चेयरमैन हो चाहे स्पीकर हो, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस पर बैठने वालों के को उस जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके सम्मान को, उसकी निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। और आज दुर्भाग्य से वो सुनिश्चित नहीं, और अपोजिशन के सामने कोई विकल्प नहीं रह जा रहा है। जब अंपायर ही गोल करेगा तो दूसरा पक्ष तो वैसे ही हार जाएगा। कोई आप सब लोग देख रहे हैं रोज प्रतिदिन जो अंपायर की भूमिका जिनकी है वो गोल कर रहे हैं सत्ता की तरफ से, जो है विपक्ष और उनके बीच में एक तटस्थ अंपायर की भूमिका होनी चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे दोस्त जो है इस भूमिका में खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए अपोजिशन ने जो ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है उसको उनको चेतावनी मानना चाहिए और यहाँ से भी संभल जाए तो अच्छा है। नहीं तो इतने सालों से कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इस तरीके के लिए नोटिस देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा रावत जी, हरिद्वार आपकी परंपरा सीट है, आपकी बेटी भी वहाँ से विधायक है। इस बार आप ना खड़े कर बेटा को खड़ा किया, वो भी हार गया, उसे कोई जानता नहीं था, क्यों आपने हरिद्वार की सीट बीजेपी को दे दी? असल में हमारे कुछ साथी ये चाहते थे, वो कह रहे थे कई दिनों से साहब यही खड़े हो जा रहे हैं सब। तो मैंने सोचा कि भाई ये भी मान नहीं कर रहे, मैंने अपने नाम दिए। अब मैंने जो है मैंने कहा भाई ये इनको दे दो। वो तो पार्टी ने निर्णय किया कि नहीं इनको वीरेंद्र को देना है, तो मेरा निर्णय नहीं था। लेकिन मेरा निर्णय ये था कि मैं न और इनको अवसर दिया जाए। और मैंने अपने साथियों से एक बात कही, मैंने कहा वीरेंद्र तो कम से कम मेरी जी में, जहाँ मैं शादी जहाँ मैं नहीं जा सकता था, दुख सुख में नहीं जा सकता था, अच्छे बुरे में नहीं जा सकता था, एनीवे वो सब जगह जाता था और पिछले कई सालों से कर रहा था। वर्चुअली ये है कि मैं उसका शोषण कर रहा था, उसके साधनों का, क्योंकि मैं कहीं शादी में बुलाया जाऊँगा तो 10-1100 तो देना ही पड़ता है, सब करना ही पड़ता है, तो वो भी उसका मैं शोषण कर रहा था। तो मैंने ये सोचा जब भाई तुम कह रहे हो कि मुझको नहीं लड़ना चाहिए, अब बहुत हो गया रोज जो है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, जिसका मैंने शोषण किया मैंने कहा उसी को आगे कर देता हूँ। मैंने उसको आगे कर दिया, पार्टी ने स्वीकार कर लिया, उसको
उसमें, इसलिए ही वॉज नेवर न्यू टू द पॉलिटिक्स, ही वॉज नेवर न्यू टू दी अर्थ। इनफैक्ट जो है वो गाँव से सब चीज़ों से परिचित था, और दूसरे क्लेमेंट की जगह पर ही वॉज बेटर क्लेमेंट, इसलिए पार्टी ने उसको दिया। मेरे बेटे के रूप में उसको नहीं दिया, क्योंकि एक अच्छे क्लेमेंट के रूप में। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे प्लीज में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किरण फ्रॉम निके एशिया। जी, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। बहन जी, यदि आपने कभी कार्डिगन बुना है ना, अब आप ऐसा कार्डिगन बुनेंगी जो मम्मी पापा या बेटे पर किसी पर फिट ही नहीं आ सकता है, तो वो कार्डिगन तो बेकार होगा। तो जो भारत है एक विविधतापूर्ण भारत है, एक ऐसी संघीय व्यवस्था का भारत है जो राज्यों से मिल करके बना। हमारे संविधान को पढ़िए, देखिए आप क्या है, जिसमें इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को समेटना बहुत कठिन काम था। और इसलिए समय के साथ साथ धीरे धीरे कांग्रेस ने इस बात को रियलाइज किया कि हमारे मोनोपोली एग्जिस्टेंस की वजह से राज्यों में ऐसी शक्तियां प्रभावी हो रही हैं जो संघीय व्यवस्था मतलब भारत के संविधान से इतर कभी बातें कर रही हैं, चाहे वो दक्षिण में उठी हो आवाज़ कभी डीएम के तमिलनाडु से, चाहे इस तरीके की आवाज़ कभी नॉर्थ ईस्ट से उठी हो, कहीं से और। इसलिए जो राज्यों के अंदर क्षेत्रीय दल थे, उन क्षेत्रीय दलों को दुश्मन के बजाय मित्र माना गया। और उसका परिणाम है कि जिस तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोध के नाम पर चुनाव होते थे, उस तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोध के बजाय चुनाव जो है लोक कल्याण के विषय में होने लगे। कौन बेहतर चीज़ें देगा, जनता के लिए कौन बेहतर करेगा, इन को होने लगे। और जब अभी नॉर्थ ईस्ट के जो रीजनल पार्टी थी, तो रीजनल पार्टीज के रूप में जो लोकल एस्पिरेशन थे लोगों के, जो लोकल भाव स्थानीयता की आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाएं समेटी जा रही थी। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये उस विभिन्नता को खत्म कर देगा, रीजनल पार्टीज के अस्तित्व को खत्म कर देगा, और कालांतर में इससे चोट संघीय व्यवस्था पर होगी, फेडरल स्ट्रक्चर पर होगी। तो आप ये मैंने इसीलिए कहा कि श्री मोदी जी या श्री अमित शाह जी ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जो भारत के शरीर पर फिट ही नहीं आएगा। पहना देंगे तो भारत धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और उसका दुष्प्रभाव संघीय व्यवस्था को झेलना पड़ेगा। सो वी आर अपोज टू इट, ताकि कल हिस्ट्री आने वाला समय न कहे कि वेयर कांग्रेस वॉज, या अपोजिशन के जो हमारे मित्र हैं, इसलिए हम क्लियर कह रहे हैं। अब कुछ लोग नीतीश जी जैसे भी हो सकते हैं, जो शुरुआत में इसको फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध मानते थे, लेकिन आज वो खुद ही फेडरेट कर गए हैं भाजपा के अंदर जो है, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्टली जितनी रीजनल पार्टी और मोस्टली जितनी और दूसरे सेंसिबल रीजनल नेशनल पार्टीज हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध। जी बताएं, आप अपना परिचय दें। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद में आरोप लगाया अपनी पार्टी के ऊपर कि खनन कर रहे हैं उनके लोग। बी लिटिल लाउड, थोड़ा सा पास आ जाए, आप थोड़ा सर्दी तेज जुकाम से बोलें। हो रहा है। कि माइक आप अपना परिचय भी दे दें। मैं सत्येंद्र हूँ, आपकी आवाज़ से न्यूज चैनल से। ऑन कर लीजिए इसको। आपकी आवाज़ नहीं है, आप तो हमारी आवाज़ है। तो अभी त्रिवेंद्र रावत ने, जी, आपकी लोकसभा पुरानी रही, आप वहाँ से सांसद रहे, उनने अपनी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाया पार्लियामेंट में कि खनन हो रहा है वहाँ पे। आपका क्या कहना है इस पर?
मैं जो वहाँ के सांसद के रूप में उनका कर्तव्य था, और एक सत्य को, अप्रिय सत्य को बोलना भी बड़े साहस का काम होता है। तो वहाँ के सांसद महोदय ने कई कानून को अप्रिय लगने वाले सत्य को बोला, और मैं कम से कम सत्य के साथ खड़ा होना चाहूँ। और आज उत्तराखंड में बालू निचोड़ निचोड़ करके बालू पत्थर निचोड़े जा रहे हैं, खोदा जा रहा है। पूरा परिवेश, गंगा, अकेले गंगा जी नहीं, गंगा जी की जितनी सहायक नदियां हैं सब निचोड़ी खोदी जा रही हैं, निचोड़ा जा रहा है। अब वो रस कहाँ जा रहा है? हो सकता है दिल्ली के लिए वो अमृत रस हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए तो अभिशाप हो रहा है इस समय। और दुर्भाग्य है, मैंने बल्कि कल ही एक प्रेम पाती ही लेकर लिखा है सरकार को। मैंने कहा भाई बस हो गया, इतना मत खोलो कि पानी धरातल के नीचे चला जाए, गंगा और सूख जाए। ये गंगा के अस्तित्व का और पूरे उत्तराखंड के इन्वायरमेंट पर जो है इसका गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ये सबसे बड़ी डिसर्विस आज की सरकार कर रही है। आपका प्रश्न हमारी आवाज है, आप पेश कैसे करते हैं वो देखें। कोई और पीछे से कोई और प्रश्न करना चाहे तो स्वागत है। हरीश हरीश जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ पूछ सकते हैं। रावत जी, एक सवाल है। माइक दे दे प्लीज, परिचय दे अपना। रावत जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं हरीश लखेड़ा हूँ। आप नाम आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में अब 2 या 3 साल बाद चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में चुनाव होने हैं विधानसभा के 2-3 साल बाद। कांग्रेस पार्टी बिखरी सी है। पहले जो आपके वहाँ के एक प्रभारी थे, अब तो बेहतरीन नेता आए हैं आपके यहाँ, लेकिन पहले की पार्टी के जो आपके प्रभारी थे उन पर आरोप लगता था कि उन्हें पार्टी छिन्न भिन्न कर दी, आपको साइड लाइन किया। यदि आपको कांग्रेस पार्टी आज ही मुख्यमंत्री के तौर पर फिर घोषित कर देती है तो क्या आप पार्टी को फिर सत्ता में वापस ले आएंगे? ये मेरा सवाल है। मैं इससे जुड़ा है, इन्हीं से जुड़ा एक प्रश्न मेरा छोटा सा है, एक सब उसका पार्ट समझ लीजिए कि किसी पार्टी के जो पिछड़ने का कारण होता है ना, वो मेरे ख्याल से वो सेकंड लीडरशिप ऑफ लाइन जो तैयार नहीं कर पाती है। और इससे क्या होता है कि जो बड़े नेता वो वहीं पे अपने को चस्पा करते रहते हैं सीटों पे या दलगत नीति पे। तो क्या मतलब संगठन के इतने पुराने, इतने वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कांग्रेस की क्या ऐसी परिकल्पना है जिससे कि आगे वो नए नौजवानों को आगे करे और संगठन को मजबूत करे, जिससे कि पार्टी को पिछड़ने का मुंह ना देखना पड़े? हरीश जी ने जो गुगली डाली, और आप अंपायर हैं, आपने उसको जरा सा और फिक्स कर दिया, और मेरे लिए इस बॉल को जो है खेलना बड़ा, देखिए जब वरिष्ठ लोग आते हैं तो उन्हीं से बड़ा आप जान कठिन सकते है। हैं। और हरीश लखेड़ा जी जो हैं वो तो राज्य आंदोलनकारी भी रहे। मैं तो ये समझ रहा था कि वो और कुछ सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने विपक्ष भी मजबूत हो, चैलेंजर भी मजबूत हो, और वो किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में कांग्रेस से अपेक्षा की जाती है कि हम हमेशा ये संभावना बनी रहे कि इसके बाद हम हैं या हम आ सकते हैं। हमने पिछले 2-3 इलेक्शंस में जितना हम सामुदायिकता के पेटीएम पर 2089 रुपए प्राप्त हुए। सामुदायिकता के नरेटिव ने वेपन तो सामुदायिकता का नरेटिव था दोनों विधानसभा चुनाव, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा जो असमंजस था, वो असमंजस भी काम कर, और
अब मैंने इसीलिए 2022 में उस असमंजस को ख़त्म करने के लिए लास्ट तक ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि 52 सीटें हमने बांटी और वो 52 सीटें बांटने तक मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। जब 18 रह गई तब मुझसे कहा गया कि तुमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना, आप कहाँ से लड़ो। तो फिर उन्हें 18 में से कुछ छांटना पड़ा। तो कई तरीके की स्थितियाँ हो, कई तरीके के डेवलपमेंट हुए और मैं समझता हूँ कि पार्टी को बहुत सारे अपनी चीज़ों को बहुत करेक्टिव स्टेप उठाने की ज़रूरत है। उनमें से एक करेक्टिव स्टेप जो है इस बात का भी है कि कुछ निर्णयों को हम समय पर करते हैं, ताकि उन निर्णय को लेने से जो नुकसान होगा उस नुकसान की समय के साथ उसकी भरपाई की जा सके। और हम लास्ट मिनट पर निर्णय करते हैं, फिर उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कठिन हो जाती है। तो मैं समझता हूँ हरीश जी, आपकी तो हमारे नेताओं से बड़ी सबसे दोस्ती है, आप उनको सही राय दीजिए कि समय पर सही निर्णय कर ले तो सही है। वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। पार्टी में रहना है तो अच्छा भी करना पड़ेगा। अब आप लोग खाना बनाती होंगे घर में, तो मियाँ को खाना है तो जो बनाएंगे वो जो खाएगा। तो उनको तो हमारे भी जो नेतागण हैं जिनको रहना वो रहेगा, जो करेगा वो दिखा देगा, लेकिन सही निर्णय करेगा। दूसरा नहीं, सही निर्णय के अभाव में हरीश जी ये दिक्कत आ रही है। और मैं समझता हूँ हम जल्दी सही निर्णय लेंगे तो 2027 में ये सरकार जो उत्तराखंड में है वो लॉक स्टॉक बैरल जो है वो उसको जमा करें। आप जो ये सही निर्णय वाली बात कर रहे हैं, आप पिछले एक इलेक्शन को लेकर बोल रहे हैं या 2-3 इलेक्शन को लगातार जो हुआ है उत्तराखंड में? हाँ, सभी ने, इवन ये पार्लियामेंट वाले ने भी देर कर दी। अब लास्ट डे में निर्णय कर रहे हैं कहाँ से कुछ किया जा सके। और इतना भौगोलिक स्थितियाँ इतनी विषम है वहाँ उन राज्यों में, आप कहाँ से वो दिल्ली नहीं है। क्या आप मानते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो कैंडिडेट खड़े किए हॉट में गलत कैंडिडेट भी आ जाते हैं जल्दी? वो दोनों चीज़ें संभव। मैं कहता हूँ गलती सुधारी जा सकती है यदि समय पर करेक्टिव स्टेप उठा करके गलती को सुधारा जा सकता है, पैचिंग की जा सकती है, उससे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन आप लास्ट मिनट पर करेंगे तो ये जा सकते। वी आर फेसिंग दैट। हमारे और कोई साथी कुछ बोलना चाहें? मैंने 1 to 1 करना है आपका इंटरव्यू बाद में ये फिनिश हो जाए। अध्यक्ष जी क्या जी बस एक मेरा सवाल है कि पर्यावरण के बारे में बात है, संरक्षण की, तो जो हम देखते हैं जो भी हिमालय के राज्य हैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी मुद्दे लोग भी उठाते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि कहीं पे सेंटर में उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है? क्योंकि इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं और साथ ही में बहुत प्रकार की डिमांड्स भी उठ रही हैं, ज़्यादा लोकल्स को राइट्स में डिसीजन मेकिंग को लेकर। मैं तो मेरे बस में यदि बात आएगी तो मैं अपनी पार्टी के उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में ग्रीन आइडियाज, ग्रीन थिंकिंग को सम्मिलित करना चाहूँगा। एनवायरमेंट के इशूज जो है वो फ्रंट पर होनी चाहिए और वो इशूज न होने के कारण, और हमारा तो हिमालयी राज्य है, हम यदि उसको प्राइमरी करके निर्णय नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव देश को भी भुगतना पड़ेगा। हम तो अलग रहे, आपकी ऑक्सीजन खराब हो जाएगी, आपका पानी खराब हो जाएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सर, मेरा नाम नरेश सागर बीडिया से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम हिमाचल को जब देखते हैं और कंपेयर करते हैं उत्तराखंड से या उत्तरांचल से, तो हमें ये पता चलता है कि वो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ टूरिस्ट जाता तो ज़रूर है, चाहे वो समर में ही जाता हो, लेकिन वो रहता नहीं है वहाँ पर।
ना तो वहाँ व्यवस्थित प्रोग्राम है, ना आपने कोई इस तरीके का कार्यक्रम, आपसे नहीं कह रहा, मतलब सरकार से। हाँ, ठीक, मैं भी आप भी सरकारी है सर, मुझे पता है, आप ही जल साधन हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे कि जो भी टूरिस्ट आए वो वहाँ कुछ पैसा खर्च करके आए, ताकि आपकी भी आय जो है उसमें भी बढ़ोतरी। अभी किसी ने यहाँ कहा था कि मैं कुछ खाना पीना ये सब दिखाता रहता हूँ। शुरुआत यहीं से होती है, ये इस सवाल से। ये जो टोपी है आज बड़ी भारी इंडस्ट्री हो गई है। आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इसको पहना, जबकि हमने राज्य गीत भी बनाया था और उस गीत के साथ इस टोपी को भी हमने उत्तराखंड के सीट्स उसके तौर पर चयनित किया था। तो राज्य गीत तो उन्होंने डम कर दिया, लेकिन टोपी हमारी पहन करके उनके लोग दिखाते हैं। हमारे पास सांस्कृतिक रूप से और हस्तशिल्प के अपने पर्यावरण के साथ बहुत सारी चीजें दिखाने हैं, और उसको हमारी गवर्नमेंट ने, हमने 3 साल के करीब रहा, मैंने सतत रूप से कोशिश की बात की कि हम इन चीज़ों को अपने पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करें। और मैं हमेशा कहता था कि हमारा अन्न, मैं लोगों से कहता था, देखो दक्षिण के लोगों के ऊपर देखो, या गुजरात के देखो, या पंजाब की देखो, उन्होंने पंजाब ने अपना छोला भटूरा जो है बद्रीनाथ में भी खिला दे रहे हैं। दक्षिण के इडली डोसा वो केदारनाथ में भी खिला दे रहे हैं। और हमारी स्थिति यह है कि हमारा कोई खाना हम अपने वहाँ किसी होटल में से परोस नहीं है, कोई होटल के मेनू में उसको सम्मिलित नहीं करता, जबकि हमारे पास बेस्ट ऑफ द सब चीज़ें हैं। लेकिन रोज देता था, बल्कि इसीलिए हमने इंद्रम्मा कैंटीन स्टार्ट की, जिसमें वस्त्र को भी हमने जो है ये इससे बेहतर कार्डिगन, सॉल कार्डिगन इत्यादि हमारे वहाँ की खंडाली घास के बनते हैं, उसका सूप बनता है, उसका और बहुत सारी चीज़ें, चाय बनती है। तो हमने उन सब चीज़ों को प्रमोट किया और उसको नाम दिया हमने उत्तराखंड। लेकिन दिक्कत यह है कि आने वाली गवर्नमेंट हम उन प्रोग्राम्स को सस्टेन नहीं कर पाई, उन्होंने बदल दिया। तो उन्होंने उसको हमारा मान लिया, उसको उत्तराखंड का नहीं माना। तो ये जो थिंकिंग है उससे नुकसान है। और कुछ उत्तराखंड के लोगों की भी चकवा आदत है, हमारे लोग चकते जल्दी हैं, बनाते कम हैं, चकते जल्दी हैं। तो उसका परिणाम भी हमको होता हुआ जो आपने कहा। अदरवाइज आपका प्रश्न बहुत लोडेड ही नहीं है, ये हमारे गाइडलाइन के तौर पर कि हम यदि चाहते हैं उत्तराखंड को ठीक तरीके से डेवलप करें, तो ये इसके चारों तरफ हमको अपनी नीति को बिल्डअप करना पड़ेगा, विशेष तौर पर पर्यटन की। मेरे ख्याल से सरस्वती जी अब अंतिम प्रश्न पूछते हैं। कर सकते हैं ना, इसकी इतनी ज़्यादा वो कल्चर, मतलब इतना वो पॉपुलर नहीं। पांचा चूली का जो आप लोगों के वहाँ पे शॉल वगैरह, पांचा चूली के शॉल जो है, मैंने कहा ना कि हमने स्टार्ट किया केदारनाथ के क्षेत्र में जो है खंडाली के कार्डिगन सॉल्स इत्यादि बनना है, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप में भी खंडाली। और ये भांग का, हेम का, जब मैंने हेम की खेती की बात करी तो लोगों ने नारा लगाया विधानसभा में, आप खाएं मुर्ग मुसलम, हमको दे भांग धतूरा करके। लेकिन आज वो हेम के कपड़े, उसकी मांग है और उसके प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, दुनिया भर में जा रहा है, दुनिया भर में। लेकिन हमारी दिक्कत ये रही कि हम इन चीज़ों को बहुत पॉपुलर मोड में नहीं ला पाए। अब कंडाली की चाय, कैरियप्पा साहब की नीस, अल्मोड़ा में उन्होंने वो वेंचर खोल रखा है। कैरियप्पा साहब की नीस जो है कंडाली घास की चाय बना रही है, जापान और दूसरे देशों में उसको इम्पोर्ट कर रही है, क्योंकि वो आर्थराइटिस और दूसरी बीमारियों का सबसे कारगर इलाज है। लेकिन
हम प्रोजेक्ट नहीं कर, हम उसको राज्य प्रोजेक्ट के रूप में नहीं कर पाए। इधर मुझे अच्छा लगा कि धामी जी ने एक हमने उसका नाम दूसरा रखा था, उन्होंने अब उसका नाम हिमालयन प्रोजेक्ट कर दिया है, प्रोजेक्ट नाउ। देखते हैं कितना हिमालयन रह पाता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, कहना है जी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी जो समस्या है आज के समय वो ये है कि वहाँ पर पलायन तो आप जानते हैं, मतलब 30 लाख से ज़्यादा हो चुका है जब से राज्य बना, उससे पहले से भी, मतलब फिगर्स तो कोई एस्टिमेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मोटे तौर पे कहा था कि 30 से 40 लाख के बीच में लोगों का पलायन बहुत बड़े पैमाने पर उत्तराखंड से हुआ। आज 3 से 10 हज़ार गाँव तो खाली, लगभग खाली होने कगार में है, और 3 से 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने कगार में। कुमाऊं में भी परसों अखबार में आया हुआ था कि 1500 स्कूल बंद होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अटेंडेंस है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में वो 4 या 5 बच्चों की है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो ऑलमोस्ट लाइकली टू क्लोज। तो मेरा छोटा सवाल ये था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो है पलायन से वहाँ पर 80% खेती बंद हो गई है। People have given up खेती because free ration is being delivered to 80% of the population। तो लोग खेती जो थोड़ी बहुत करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, शर्ट्स आ गए हैं खेतों में, बड़े बड़े खेत हैं। तो सर इस पे कोई पॉलिसी इन फ्यूचर, कॉन्क्रीट पॉलिसी जो मतलब मैंडेटरी करे कि खेती करना बहुत जरूरी है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, ताकि हमारे जो खेत है ना वो रिजुवेनेटेड होते रहे। बिल्कुल आपका प्रश्न, भाई ये मैं आपका प्रश्न पूरी थीसिस है, प्रश्न नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। हमारी जो आपने खेती वाली बात कही, खेत की बंजर में, उससे केवल उत्तराखंड को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को चिंतित होने की जरूरत है। उसके गंभीर कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट होंगे। पानी पर्कुलेट नहीं कर रहा है नीचे, भूगर्भ में नहीं जा रहा है, में नहीं जा रहा है, और जो है कहाँ से स्रोत टूटेंगे, जब वहाँ स्रोत नहीं टूटेंगे तो कहाँ से गंगा में पानी आए, कहाँ से दूसरी नदियों में। हमारा जो सेंट्रल हिमालय है ये उत्तरी भारत की सारी नदियों का उत्तर है करीब। तो देश को चिंतित होने की जरूरत है। वाई उत्तराखंड में कल्टीवेशन क्यों नहीं? एक हमने इसका टोन निकाला, मैंने 5 बोनस स्टार्ट किए स्कीम। दुग्ध बोनस जिसके लाभार्थी वोमेन थी, सबके 4 रुपया पर लीटर बोनस देते थे हम उनको। तो आज भी वो कंटिन्यू कर रही है स्कीम, क्योंकि उसमें उसके साथ पॉपुलर सपोर्ट विजिबल थे, मतलब जो बेनिफिशियरी। दूसरा मैंने स्टार्ट किया वृक्ष बोनस। हमने कहा जो फलदार वृक्ष और दूसरे वृक्षों को, कॉमर्शियल वृक्षों नहीं बल्कि फलदार वृक्ष और जिनके हम रेशे इत्यादि निकालते हैं, जैसे भीमल, खड़क है, आप ये सब लोग नहीं जानते, उन वृक्षों को हमने जिससे लोकल प्रोडक्ट बन सके 300 रुपये और 400 रुपये के करीब। फिर तीसरा हमने मडुआ बोनस नाम रखा उसका, लेकिन उसमें सारे मोटे अनाज इत्यादि इत्यादि के लिए 1 क्विंटल में 750 रुपये तक देते थे मडुए। पहली बार 2016 में जो रिपोर्ट आई 12% मडुआ कल्टीवेशन बढ़ गया। जब जमीनें खुद ही प्रारंभ होगी क्योंकि लोगों को अर्निंग होगी, मडुआ बोनस स्टार्ट किया। 4th बोनस हमने शिल्पी बोनस स्टार्ट किया। हमने जब तक हम शिल्प की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा शिल्प मर गया, वहाँ हमने शिल्पी भी मार दिए, शिल्प भी मर गया, शिल्पकार भी मार दिए। तो हमने शिल्प बोनस स्टार्ट किया, और फिर हमने कल्चर और शिल्प का एक रखा, और लास्ट हमने वाटर बोनस, पानी की बोनस की। वाटर जो मैं जल संसाधन मंत्री जब था उस समय मैंने राष्ट्रीय स्तर पर उसको इनिशिएट किया था। हमारी जल पॉलिसी जो 2014 की बनाई हमने, उसमें उसका समावेश है। तो हमने उत्तराखंड में जाने के बाद मैंने कहा यार मुझे को स्टार्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, तो जल बोनस की नीति बनाई, उनसे तैयारी बनाई। तो ये जब तक हम इन चीज़ों की तरफ बैक नहीं जाएंगे, इस सरकार ने आकर के उन सबको डंप कर दिया छोड़ दिया। तो ये उत्तराखंडियत जिसको हमने नाम दे रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। जब तक उस मॉडल को नहीं अपनाएंगे
गवर्नमेंट में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या कोई और हो, जब तक ये उस मॉडल को नहीं अपनाएंगे जिस मॉडल को हमने 2014 से 16 तक डेवलप किया, आपके और ज़्यादा गांव घोस्ट विलेजेस होंगे और ज़्यादा पलायन होगा। नन कोई और ताकत उसको रोक नहीं सकती। आपको परिवेशी में, अपने परिवेश और मिट्टी में ही तो समाधान निकालना पड़ेगा। आप उससे बाहर का समाधान निकाल रहे हैं, वो आपके लिए अलाइन सॉल्यूशन है, वो आपकी ज़मीन पर फिट नहीं आ रहा है। और आप इतने से समझ लीजिए, हमने जंगल जो हमारे 80-73% हिस्सा है, उस जंगल की कैपेबिलिटी को वो करने के लिए हमने वन निगम के साथ टाइप करके उनके पैसे से जो है एक कॉर्पोरेशन बनाई, इको डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहे, और ताकि हमारी आजीविका के साथ जंगल को जोड़ सके। ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उस कॉर्पोरेशन को बंद कर दिया, वो हरीश राव कॉर्पोरेशन। तो जब तक ये थिंकिंग रहेगी, देयर इज नो सॉल्यूशन। इसलिए आप मेरे बजाय, जो मैंने आपको प्रश्न के रूप में ना उत्तर के बजाय मैंने आपके साथ सामने कुछ सवाल रखे, कभी कोई हमारे लोग आते हैं तो आज के कमांडर हैं तो उनसे सवाल पूछे। सॉरी, मैंने आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बस एक छोटा सवाल, ये जो जोशीमठ के बाद जो हुआ डिजास्टर हुआ, उससे कोई सीख मिली क्या उत्तराखंड सरकार ने? हमको तो सीख मिली। इसी से हमें जुड़ा हुआ सर एक सवाल, आप इसी से नाम जुड़ा हुआ बता है, दीजिए। थोड़ा सा ये नाम बताइए। जो रेलवे जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है सर, उसी से जुड़ा हुआ है कि भूस्खलन की स्थितियाँ और भी बढ़ेंगी इससे, आपका क्या कहना है? देखिए, हमने दोनों चीज़ों में, ये जो 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, जिसको बाद में प्रधानमंत्री जी ने ही नाम उसका जो है ऑल वेदर रोड कह दिया, जबकि वो 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग था और उसका प्रोजेक्ट मेरी गवर्नमेंट के समय में DPR नितिन गडकरी जी की मैं आभारी हूँ, उन्होंने उसको स्वीकृत किया था। लेकिन हमारे समय में नीड ये थी कि लेस कटिंग मैक्सिमम विड्थ थ्रू बॉडी, ताकि हम लोकल मटेरियल जो मिले, मग जो मिले, उसको लोकल वही डंप करें, दीवारें दे करके सड़क को चौड़ा करें। इन्होंने उसको कटिंग पैराडाइम में बदल दिया, पहाड़ काट डाले सब पूरे, आज टूट रहे निरंतर पहाड़। तो वही ये रेलवे लाइन भी कांग्रेस की देन है, सोनिया जी ने इसका शिलान्यास काम कर शुरुआत का शिलान्यास। और उस समय इसमें जो टनल थी वो बड़ी छोटी छोटी रखी गई थी, आज सारी रोड टनल्स में निकाल दी गई है। अरे पहाड़ है, हिलेगा जब मशीनें वो करेंगे, तो आप पहाड़ को हिला करके कैसे सुरक्षित कर सकते? 80% टनल है हमारे पहाड़, हमारा हिमालय, नया हिमालय है, इट्स नॉट ए ओल्ड हिमालय। तो सो इज द जोशीमठ की प्रॉब्लम भी जो NTPC की टनल है उसके कारण पैदा, पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया हमने। पानी निकासी के लिए 7.5 करोड़ रुपया सैंक्शन करके गए, उसको इन्होंने जो है दूसरे कानून में लगा दिया, वहाँ लगाया नहीं, तो पानी की निकासी हुई नहीं और नीचे टनल बना दी। तो उसका परिणाम जो है जोशीमठ में डिजास्टर के रूप में होगा। अब कितना वो लेसन सीख रहे हैं इससे, ओनली गॉड नोज। लेकिन कुछ पैसा आया सुना, पता नहीं किसी आइडिया के आधार पर आया है या ऐसे ही आया है, ये कर वो भी सर उधार ही है, तो ब्याज लगेगा। तो मैं समझता हूँ रावत जी ने अपना बहुत बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है और बहुत हमारी जिज्ञासा में निवारण करने की आपने कोशिश बड़े की है। गुड क्वेश्चन पूछे, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, बहुत आपकी स्टडी के लिए मैं धन्यवाद। अब हम चाय के लिए चलेंगे और वहाँ पे जिनसे बात करनी है वो वहाँ पे करेंगे, लेकिन उनके स्वागत में एक छोटा सा प्लांटर है जो हम लोग देते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, वो मैं देना चाहूँगी। हरिपाल जी, अगली बार उनको याद दिलाना है कि उत्तराखंडी प्लांट ला करके ये देखिए, ये हमने अपने यहाँ पे उगाए हैं। इनका ऋण है ये।
सर ये बहुत एक धन्यवाद। आपका विजिटर नोट भी एक हमें चाहिए। जय हो राहुल जी के। आप इनको छुट्टी करिए। हाँ आप सब लोग चाय के लिए चले चाय के लिए हमको please आइए। रावत जी भी आए। अरुणा जी जी राजी राजी प्लीज एक ग्रुप हो जाएगा ना फिर बार बार बोलना। नाइस नाइस